बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 6 रानियां थीं। राजा बहुत ही दयालु था, हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में काम करता। एक एक करके 6 रानियों से विवाह किया, परंतु किसी भी रानी से मुझे संतान नहीं। मेरे जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने सभी मंदिरों में पूजा किया, दान धर्म किया, फिर भी उन्हें किसी भी रानी से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने पहुंचे। यह एक हिरन का पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर आ गए, परंतु हिरन उनकी आंखों से ओझल हो गया और राजा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें हिरन नहीं मिला। गर्मी के कारण राजा को बहुत तेज प्यास लगी। कुछ दूर चलकर देखता हूँ, ऐसा सोचकर राजा आगे बढ़ते हैं। तभी शब्द सुनाई देता है, आप कौन हैं? आपको दिखाई नहीं देता? मैं स्नान कर रही हूँ। आप यहाँ कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर देखा तो स्नान कर रही थी एक युवती। राजा जल्दी से पीछे मुड़ जाते हैं, मुझे क्षमा करिए, मैंने नहीं देखा आप यहाँ पर स्नान कर रही हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम माया है। मैं इस जंगल में लकड़ी और फल तोड़ने आती हूँ और पास ही में मेरा गांव है जिसमें अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मैं यहाँ से फलों को तोड़कर बाजार में बेचती हूँ जिससे हमारा गुजारा होता है। आप कौन इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इस जंगल में शिकार करने के लिए मैं आया था, राजा ने कहा, परंतु मैं रास्ता भूल गया हूँ। आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं अगली बार आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। यह बताओ कि अगली बार हमारी मुलाकात होगी। मैं हमेशा यहाँ पर आती हूँ, उस महिला ने कहा। अगर मैं यहाँ नहीं मिली तो आप मेरे गांव आ जाइएगा, मैं वहां पर जरूर मिलूंगी। राजा उस सुंदर युवती पर मोहित हो चुका था और उससे मिलने की बार बार इच्छा भी हो रही थी। मेरी 6 रानियां होने के बाद भी मैं इस बला की खूबसूरत माया जाल में क्यों फंसता जा रहा हूँ? माया की तरफ क्यों मोहित हो रहा हूँ? मेरा दिल माया की ओर क्यों जा रहा है? उसने अपने साथ बीती सारी घटना मंत्री को बताई। अब महाराज, जब वह लड़की पसंद ही आ गई है तो आप उससे विवाह क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है उनसे ही हमारे राज्य की उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री जी, मुझे आपकी यह बात सही लग रही है। हम कल ही माया से मिलने के लिए चलेंगे। अगले दिन राजा मंत्री माया से बात करने के लिए चल देते हैं। झरने के पास बहुत देर तक ढूंढने पर भी माया नजर नहीं आई। मंत्री जी, मुझे लगता है माया यहाँ से आके लौट गई है और कहा कि यहाँ पास में ही गांव में वह रहती है, चलिए उनसे जाकर मिलते हैं। महाराज, उनके गांव चलते हैं, मंत्री भी कहते हैं। गांव पहुंचकर मंत्री कहते हैं लोगों से, सुनो, हमें माया का घर जाना है, क्या तुम उसका घर का पता बता सकते हो? तभी सामने से गांव वाले कहते हैं, ये सामने ही घर है। माया, बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। राजा जब उनसे कहता है तो माया बाहर आई। उनकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? 2 अजनबियों को देखकर सारे गांव के लोग जुट गए। बाबूजी, इसके घर में इसकी माँ के सिवा कोई नहीं था और वह भी चल बसी है, अकेली हो गई। बताइए, रोए नहीं तो का करे। आप कौन हैं? तब राजा कहते हैं, हम सीतापुर राज्य के राजा हैं, ये हमारी मंत्री जी हैं। यह सुनने के बाद पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी लोगों ने राजा का बहुत अच्छे से स्वागत किया। मुखिया जी, यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं माया से विवाह करना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं महाराज। तो मुखिया जी कहते हैं, महाराज, हमें आपत्ति नहीं है। हमारे गांव की बेटी राज्य की रानी बनेगी, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। सभी गांव वालों ने पूरी तैयारी करने के बाद माया का विवाह राजा से कर दिया। माया, आज से तुम्हारा नाम राज्य लक्ष्मी रहेगा। राजा मंत्री नए राज्य लक्ष्मी को लेकर वापस महल में चले आए। रानी के राज्य में आते ही राजा की अन्य रानियों को बहुत जलन हो रही थी। सभी मन से बहुत दुखी थी, परंतु ऊपर से मन से उन्होंने छोटी रानी और राजा का स्वागत किया। अब राजा का अधिकांश समय छोटी रानी के साथ व्यतीत होता। रानी राजलक्ष्मी बहुत ही भोली मासूम दिल की थी। उसे पता नहीं था 6 रानियां के मन में क्या चल रहा है और वह उससे कितनी नफरत करती है, जबकि सबसे छोटी जो रानी थी रहने के कारण अपनी बड़ी बहनों के जैसा सबको सम्मान देती थी। राजा रानी की शादी को 1 साल हो गए, परंतु उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। महाराज, हमारे राज्य में एक महात्मा आए हैं, वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्यों न उनको बुलाकर परेशानी के बारे में बताएं, ऐसा मंत्री कहते हैं।
तब राजा कहते हैं ठीक है, तुम सम्मान के साथ उनको बुलाओ। और वह महात्मा पहुंचे तो राजा ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। राजा ने अपने सभी रानियों को दरबार में बुलाया और कुछ दिनों के लिए महल में लोग भी महात्मा की सेवा करने लगे। रानियां जब महात्मा को देखती तो किसी बहाने दूसरी जगह चली जाती, जबकि छोटी रानी राजलक्ष्मी महात्मा का बहुत सत्कार आदर करती थी। कुछ दिनों के बाद महात्मा जाने लगे, तब उन्होंने सभी को बुलाकर आशीर्वाद दिया और छोटी रानी को बोला, बेटी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हें बहुत जल्द संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी गर्भवती हो जाती हैं। उसने राजा को यह बता दिया कि महाराज आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही राजा बहुत खुश हो गए। अब राजा रानी राजलक्ष्मी का बहुत ख्याल रखने लगे और रानी को कोई भी चीज की दिक्कत ना हो, ऐसा नौकर चाकर को आदेश दिया। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। प्रजा बहुत खुश थे। लेकिन रानियों को 6 बड़ी रानियों को बहुत जलन हो रहा था छोटी रानी से। छोटी रानी तो राजा को बहुत पहले से ही प्रिय है, परंतु बच्चा होने के बाद और भी ज्यादा राजा की प्रिय हो जाएगी। फिर हम लोगों का क्या होगा? ऐसा 6 रानियां आपस में बात करने लगी। वे परेशान थी, योजना बनाती, परंतु उनकी कोई योजना सफल नहीं हो पाती। कोई न कोई बीच में आ जाता। कभी मंत्री जी आ जाते, कभी राजा दिन बिता रहे थे। रानी के गर्भावस्था का दिन कब पूरा होने वाला था, तभी महाराज हमारे राज्य पर पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया है। मंत्री जी आप जल्दी से सेना लेकर जाइए और लड़ाई को संभालिए। महाराज मैं स्वयं जाकर देखता हूँ, परंतु मंत्री से कुछ नहीं हुआ। इसके बाद राजा ने स्वयं लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उन्होंने बड़ी रानी से कहा कि छोटी रानी अभी गर्भावस्था में है, किसी प्रकार का दुख मत देना, अच्छे से ख्याल रखना, मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। राजा इतना बोलने के बाद सेना को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए चल दिया। अब तो बड़ी रानियों को अच्छा समय मिल गया और वो छोटी रानी को दुख देने लगी। छोटी रानी को गलत बात बताने लगी, उससे ऐसे काम करवाती जिससे उसके गर्भावस्था को नुकसान पहुंचे। छोटी रानी को नहीं पता था कि बड़ी रानियां उन्हें किस प्रकार से गलत बातें बता रही है। उसे लग रहा था बड़ी रानियां उनके लिए अच्छा ही सोचेंगी, इसलिए आंखें बंद करके सभी बातों पर विश्वास कर रही थी। एक दिन की बात है, छोटी रानी को अचानक से पेट में दर्द होने लगा। बड़ी रानी से बोली, दीदी मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि मेरी गर्भावस्था का समय हो चुका है और इसका कोई उपाय बताइए। छोटी रानी के गर्भावस्था का समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी सोच रही थी अभी इसका इतना ध्यान रखा जा रहा है तो बच्चा होने के बाद कितना ध्यान रखा जाएगा, इसलिए उसको छोटी रानी से बहुत जलन हो रही थी। तुम यहीं पर रुको, मैं दाई बुलाकर लाती हूँ। सुनो, मैं जैसा बोलूंगी तुम वैसा करना, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दूंगी। इतना बोलकर दाई को अपने में शामिल कर ली और तुम छोटी रानी के दरवाजे पर जाओ और वहां से देखो कि कोई दूसरा ना आ जाए। दाई छोटी रानी के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई, इंतजार करने लगी कि कोई आ न जाए। रानी राजलक्ष्मी को बहुत दर्द हो रहा था, परंतु अन्य 6 बड़ी रानियों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 6 लड़के और एक लड़की थी। बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण रानी बेहोश हो गई और वह सब देखने के बाद दाई ने सभी बड़ी रानियों को बुलाकर उन्हें बच्चों को दिखाया। छोटी रानी ने 7 बच्चों को जन्म दिए हैं, वह बिल्कुल स्वस्थ है। आखिर यह कैसे हो सकता है? तुम इन सभी बच्चों को लेकर जाओ और जंगल में मारकर जमीन में दफना देना। इसके बदले हम तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। जल्दी से कुछ पत्थर के टुकड़े को ले आओ। हमने तुम्हें जो सोने के सिक्के देने का वादा किया है वह तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर जंगल में मारने चली गई। इधर सभी रानियों ने बच्चे होने के सारे निशान साफ कर दिए और बच्चों की जगह ईंट पत्थर के टुकड़े रख दिए। इसके बाद सभी रानी अपने अपने कमरे में आ गई और कुछ देर के बाद सभी रानियां छोटी रानी के पास आई और उनके मुंह पर पानी का छींटा मारकर होश में लाई। होश में आने के बाद छोटी रानी बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। दीदी मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लड़का हुआ है या लड़की? तुमने कोई लड़की लड़कियों को जन्म नहीं दिया है, यह देखो तुमने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। छोटी रानी ने जब ईंट पत्थर को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। वह सोच रही थी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लड़कों की जगह पत्थर जन्म ले। ऐसा हो ही नहीं सकता। दीदी मेरा बच्चा तो जरूर हुआ होगा, तो क्या हमने उसे छुपा दिए हैं? तुम यह कहना चाहती हो तुम ईंट पत्थर को ही जन्म दी हो? इस संभालो इसको।
सभी रानियां अपने अपने कमरे में चली गई इस तरह बोलकर। अब राजा के आने का इंतजार करने लगती है छोटी रानी। छोटी रानी को यह समझ में नहीं आ रहा था यह सब कैसे हुआ। सभी बड़ी रानियों ने यह बात पूरे महल में फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चे नहीं बल्कि ईंट पत्थर को जन्म दिया है। कुछ समय के बाद राजा युद्ध जीतकर अपने महल में वापस आए। महल में आने के बाद सभी लोग का चेहरा उतरा हुआ था। जब वह छोटी रानी कमरे में प्रवेश करी तो देखते हैं कि छोटी रानी बहुत दुखी है। सभी 6 बड़ी रानियां बहुत ही खुश नजर आ रही थी। राजा को देखकर बहुत हैरानी हुई कि राजलक्ष्मी को क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों है। छोटी रानी के बोलने से पहले ही बड़ी रानी ने कहा, महाराज इसका भेद जो खुल गया और दुखी क्यों नहीं होंगे, आपके कहने का क्या मतलब है। रानी मैं समझा नहीं। महाराजा हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतने भोले चेहरे वाली रानी हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। महाराज यह गर्भवती नहीं थी, गर्भवती होने का नाटक कर रही थी। इन्होंने बच्चों के बदले ईंट पत्थर के टुकड़े को जन्म दिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। राजा ईंट पत्थर देखकर बहुत हैरान थे। आखिर मानव के गर्भ से ईंट पत्थर का जन्म कैसे हो सकता है। महाराज हम भी कह रहे हैं गर्भवती होने का ढोंग किया। आखिर हम भी आशा कर रहे थे बच्चा होगा, माँ सुनने का मौका मिलेगा। बड़ी रानी के बार बार बोलने पर राजा को लगा कि बड़ी रानी सही बोल रही है। अब राजा को लगा कि छोटी रानी ने सचमुच उन्हें धोखा दिया है। राजा बहुत क्रोधित हो गए। रानी आपने ऐसा क्यों किया। आपने मुझे पहले ही बता दिया होता। यह सब झूठ है। मैं विधि का विधान समझ कर जाता और मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है ऐसा समझता। मेरे उम्मीदों पर पानी आपने क्यों फेरा। मासूम चेहरे पर मैं आपका मोहित हो गया था। आपको इतना सम्मान दिया परंतु आप इस सम्मान के लायक नहीं हैं। आपने हमारे साथ जो छल किया है उसकी सजा है। आज से आप हमारी रानी नहीं, इस महल में नौकरानी बनकर रहेंगी। आप हमारी नज़रों से इसी वक्त चली जाइए। क्रोध में पता नहीं राजा क्या क्या कह दिए, लेकिन छोटी रानी कुछ कर भी नहीं सकती थी और वह बाहर जाकर रोने लगी। इसके बाद से उस राज्य में छोटी रानी का जीना मुश्किल हो गया। सभी बड़ी रानियां उन्हें दुख देती, नौकरों से भी ज़्यादा काम करवाती। कुछ भी कर नहीं सकती थी छोटी रानी, और ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वह अपने गर्भावस्था को साबित कर सके कि गर्भवती थी। परंतु यह सब कैसे हुआ, बच्चा कहाँ गया, वो हैरान थी। वो सोच रही थी चलो मैं अपनी वापस गांव लौट आती हूँ। और गांव वाले रानी बनने पर इतने खुश थे, लेकिन अभी जाएंगे तो पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। इसलिए प्रधान जी आपकी क्या समस्या है। महाराज आपके रहते हुए किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हमारा पूरा गांव खुश है, किसी का कोई प्रकार दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको अपने गांव की एक रहस्यमय और चमत्कारी घटना बताने आया हूँ। प्रधान जी ऐसी कौन सी रहस्यमयी घटना हुई है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। महाराज कहते हैं देखिए महाराज हमारा गांव जंगल में है, वहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे हैं। परंतु हम वहाँ पर कुछ समय से एक चंपा का फूल और कुछ बांस के पौधे देख रहे हैं। इन पौधों को हमारे गांव या बाहर वाले किसी ने नहीं लगाया है, वह अपने आप ही उगाए हैं। शुरू में हम लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु महाराज बांस के पौधों के बीच चंपा का फूल है। ऐसा दिखता है जैसे चंपा के फूल को चारों तरफ से सुरक्षा दिया जा रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है वह बांस का पौधा चंपा की सुरक्षा के लिए लगाया गया हो। महाराज इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि यह चंपा का फूल आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। जो भी उस चंपा के फूल को तोड़ने के लिए जाता है, चंपा का फूल बहुत ऊंचा हो जाता है और उसे कोई तोड़ नहीं पाता। इतना ही नहीं महाराज, उसमें से मानव आवाज भी आती है। चंपा का फूल बांस के पौधे आपस में बात करते हैं। आखिर यह कैसे हो सकता है। कोई भी पौधा मानव की आवाज में कैसे बात कर सकता है। आप ही बताइए, पौधे बात करते हुए आपस में क्या बोलते हैं। महाराज जब उसको कोई तोड़ने जाता है उनमें से आवाज आती है, बांस भैया इस गांव के लोग मुझे तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूट जाऊं उगूं आकाश। और उन बांसों के पौधों से आवाज आती है, नहीं बहन लग जा आकाश। और चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं उन्हें कोई भी नहीं छू पाता। महाराज गांव के सभी लोगों ने इस फूल को तोड़ने की कोशिश की, परंतु एक भी फूल नहीं तोड़ पाए। यहाँ तक कि कोई राहगीर पड़ोस के गांव के लोग भी फूल तोड़ने का प्रयास किए पर तोड़ नहीं पाए। मंत्री जी तुरंत उस फूल के बारे में पता लगाइए। राजा आज्ञा देता है। मुझे जल्दी से जानकारी चाहिए। महाराज
मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। अगले दिन मंत्री जी प्रधान के साथ चंपा के फूल के पास जाते हैं। गांव के सभी लोग भी पहुंच जाते हैं। चंपा की फूलों की सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। वहां पर मंत्री ने देखा कि प्रधान जी के बताए अनुसार वहां पर एक चंपा का फूल है, उसके चारों तरफ बांस का पौधा है जो उसको घेरे हुए है। चंपा के फूल एकदम से समान ऊंचाई पर था, जिसे मंत्री जी आराम से तोड़ सकते थे। फूलों के सुगंध से सम्मोहित हुए मंत्री जी ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी वहां पर सभी लोगों को चंपा के फूल से निकलती हुई आवाज सुनाई दी, भैया हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं। मैं टूट जाऊं या लग जाऊं आकाश, न बहना लग जा आकाश। वही मंत्री है जिसके ऊपर हमारी माँ की जिम्मेदारी थी। इनके आगे झुकना नहीं है, इसलिए बन चंपा लग जा आकाश। इसके बाद चंपा की सारी डालियां एकदम से आकाश छू जाती है। मंत्री जी ने फूल तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु एक भी फूल हाथ नहीं लगा और बांस के पौधे से आवाज आ रही थी, जाइए मंत्री जी, आप अपना राज काज का काम करिए। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं है। आपने एक बार भी यह जानने की प्रयास नहीं किया कि महारानी गर्भावस्था में कैसी है। यह सुनकर मंत्री जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बांस के पौधे से मानव आज कैसे आ रहा है। इस बात से हैरान थे कि महारानी राजलक्ष्मी को दिन में बस केवल एक बार देखकर आ जाते थे, और यह बात तो सच थी, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि इस बात को इस पौधे को कैसे पता है। तो आप लोग बताइए, हमारी क्या गलती है? मैंने कौन सी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई? परंतु उसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मंत्री जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। महाराज, हमें लगता है हमने महारानी की देखभाल अच्छे से नहीं किया है, और हमें अभी ऐसा लगता है महारानी राजलक्ष्मी के साथ इस राजमहल में कोई षड्यंत्र जरूर रचा गया है। मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ऐसा हुआ है जिसे हम नहीं जानते हैं, और बहुत कुछ जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहां जाकर चंपा के फूल से कुछ पूछे तो शायद आपको कुछ उत्तर बता दे। मंत्री जी, हम सभी कल सुबह जाएंगे, ऐसा राजा कहते हैं, और उनके साथ साथ राजा कहते हैं हमारी रानियां भी चलेंगी। महाराज, आप बुरा न मानो तो क्या हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को भी अपने साथ ले जाएं? मंत्री जी जवाब ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, उनको भी अपने साथ ले चलिए, हमारे नजरों के सामने रहनी चाहिए। अगले दिन राजा उस रहस्य का पता लगाने के लिए चले। राजा घोड़े पर सवार, उनकी 6 रानियां रथ पर, और पीछे से मंत्री जी की पत्नी के साथ राजलक्ष्मी आ रही थी। मंत्री जी ने छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपनी पत्नी के साथ एक रथ में बिठा दिया। मंत्री जी को ऐसा लग रहा था कि अनजाने में बहुत कुछ गलती की है जो मुझे नहीं पता। मंत्री जी को पूर्ण विश्वास था कि रानी राजलक्ष्मी ने महाराज को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ जरूर कोई छल हुआ है। इसके साथ छोटी रानी इस महल में षड्यंत्र का शिकार भी है, और सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। उनके साथ साथ गांव वाले भी सुबह सुबह चंपा का फूल जमीन पर बिखरा हुआ था, जिनकी सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी, सबको सम्मोहित कर रही थी। राजा आप उस रहस्यमय चंपा के फूल का पता लगाने के लिए उत्सुक थे। राजा के पास 6 रानियां, जबकि सबसे छोटी रानी मंत्री की पत्नी के पास, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ फूल फूल तोड़ लूं, क्योंकि मुझे यह फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ महारानी, क्यों नहीं, आप फूल तोड़ लीजिए। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज ने देखो कि सभी रानियां फूल तोड़ने के लिए बेताब है, आप सभी फूल तोड़ लीजिए। परंतु छोटी रानी सबसे पहले फूल तोड़ेंगी, क्योंकि वह सबसे छोटी है। छठी रानी ने जैसे ही तोड़ने की कोशिश की, तभी उसमें से आवाज आई, बांस भैया, हमारी छोटी सौतेली माँ हमारे फूल तोड़ने के लिए आई है। मैं टूट जाऊं या लगूं आकाश, नहीं बना दूं लग जा नहीं बहना तू लग जा आकाश, तुम्हें छूने लायक नहीं है यह, क्या तुम्हें नहीं मालूम माँ के साथ कैसा छल किया है? इसलिए बहन, नहीं टूटना है और आकाश से लग जा। चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी, और रानी ने अपने जगह पर आते ही वह डालियां फिर से छोटे आकार में आ गई। इस प्रकार 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी रानी भी बिना फूल के निराश होकर वापस लौट आती है। अब बड़ी रानी की पारी थी। सभी लोग ध्यान से सुन लो, इस राज्य की बड़ी रानी हूँ, मुझे फूल तोड़ने के लिए किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए चंपा
तू मुझे फूल तोड़ने दे। पास भैया, हमारी बड़ी माँ हमें धमकियाँ दे रही है फूल तोड़ने के लिए। मैं टूट जाऊँ क्या, लग जाऊँ आकाश? नहीं बहना, मत टूटना, लग जा आकाश। बांस कहता है, तुम्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है कि बड़ी रानी होंगी और अपने महल की रानी होंगी, परंतु इनके प्रजा नहीं है हम। कुछ तुम्हें याद नहीं है? इनके आदेश से तो सारा काम हुआ था, तुम्हें याद नहीं है? इन्होंने हमारी माँ के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार किया है, हमें जंगल में भेजकर मरवाने का आदेश दिया था। यह तो महारानी बनने लायक भी नहीं है। राज्य की महारानी तो सबकी माँ होती हैं, परंतु इन्होंने तो माँ होने का कर्तव्य नहीं निभाया। इनको अपना फूल कैसे दे सकते हैं? तुम झुकना मत और आकाश से लगी रहो। गांव वाले, राजा और मंत्री सभी के सामने यह सब सुनने के बाद रानी का सर लज्जा से नीचे हो गया और वह चुपचाप अपने स्थान पर आकर खड़ी हो गई। परंतु वह फूल को दंड भी नहीं दे सकती थी। उसका मन तो कर रहा था सारे पौधे को कटवाकर फेंक दे, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। चंपा की डालियां पहली वाली अवस्था में आकर नीचे हो जाती है। तभी महाराज चंपा का फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी चंपा के फूल से आवाज आती है, ना 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 महाराज, आप ऐसा कभी मत करिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए अपने भैया से भी नहीं अनुमति लूंगी। अगर भैया ने हाँ कह भी दिया तो भी मैं नहीं टूटूंगी। आप अपना हाथ पीछे ही रखिए। तुम यह बताओ, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं आज तक अपने प्रजा को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं किया, और मैंने आज तक किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। किसी जीव जंतु पक्षी को भी नहीं नुकसान पहुंचाया। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पूरे राज्य का, प्रजा का ध्यान रखते हैं हम, और दूसरे लोग आपसे कहते हैं कि आप उन्हीं की बातों पर विश्वास करते हैं। आप अपने नजरिए से कभी सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करते। जब बांस का पौधा चंपा का फूल राजा को कहता है कि आपने पूरे प्रजा को संतान मानकर, परंतु अपनी संतान की खोज खबर करने का प्रयास ही नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया संतान कहाँ है। आप अपने पूरे राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, परंतु अपनी एक गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची नारी को धोखेबाज कहकर उसे नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारे मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। क्या आपके फूलों को कोई नहीं तोड़ पाएगा? ये जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए वह अपने राज्य वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। अपनी प्रजा अपनी संतान है, परंतु आपने अपनी संतान का कोई सुरक्षा नहीं किया। आप अपने प्रजा का ही सुरक्षा कीजिए। अब आपके फूलों को तोड़ने का आप नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है। आप अपने राज्य को जाइए, राज्य का संचालन कीजिए, प्रजा की सुरक्षा कीजिए। इन पौधों के पास फूल तोड़ने के लिए राजा के बोलने से पहले ही बड़ी रानी ने बोला कि मंत्री जी, अब यह फूल महाराज के हाथों में भी नहीं टूटी तो यह धोखेबाज के हाथ से कैसे टूटेगी? मंत्री ने प्रश्नवाचक में महाराज की ओर देखा। चंपा के फूल से इस बातों को सुनते ही राजा को भी शक होने लगा कि मेरे साथ जरूर कोई धोखा हुआ है। ठीक है मंत्री जी, आप इसको भेजकर फूल तोड़ने के लिए कह दीजिए। महारानी राजलक्ष्मी, आप फूलों को तोड़ने के लिए आइए। मंत्री जी, मेरे हाथ इतने ऊंचे कैसे जाएंगी? महारानी, आप एक बार जाकर तो देखिए, अगर फूल नहीं टूटता तो कोई बात नहीं, एक बार जाकर तो देखिए। तभी रानी आगे आती है और बड़े ही प्यार से चंपा के तने को सहलाती है। रानी को ऐसा लग रहा था कि उसको सहलाने से उनको बहुत आनंद आ रहा है। पास भैया, न चंपा फूल, तुम रो रही हो? भैया, हमारी माँ फूल लेने आई है। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को सहलाया है। उनका प्रथम कोमल स्पर्श पाकर मैं आनंदित हो गई हूँ। भैया, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूँ? मेरे तो मन कर रहा है अपने सारे फूल माँ के चरणों में समर्पित कर दूँ। बहना, तुम्हारा जो दिल कर रहा है तुम वही करो। माँ के चरणों में तो स्वर्ग है, माँ के चरणों का स्पर्श कर लो। तभी चंपा के फूल रानी के चरणों की ओर गिर जाते हैं और उन पर बरसने लगते हैं। यह नज़ारा देखकर सभी लोग हैरान थे। रानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहा था। यह नज़ारा देखकर सभी लोग भावुक हो गए। बताओ, तुम लोग कौन हो? तुम लोगों ने किसी को भी अपने फूल छूने नहीं दिया। छोटी रानी पर फूलों की बारिश कर रहे हो, उनके चरणों में गिर रहे हो। बताओ, इसका क्या मतलब है? सब जानना चाहते हैं। महाराज, मैं चंपा और 6 बांस आपके छोटी रानी के ही संतान हैं। हम सभी का जन्म एक साथ ही हुआ था। हमारे
6 बड़े भाई और मैं सबसे छोटी बहन। हमारी जन्म के समय हमारी माँ को बहुत दर्द हो रहा था और उन्होंने बड़ी रानी से मदद मांगी, परंतु बड़ी रानी ने हमारी माँ की मदद नहीं की। परंतु भगवान की कृपा से हमारा जन्म हो गया। तभी बड़ी रानी ने दाई को बोलकर हम सभी को जंगल में फेंक कर दफनाने को बोली। कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े को हमारी माँ के पास रख दिया। इससे हमारी माँ को यह पता ही नहीं चल पाया कि हमारा जन्म हुआ है कि नहीं। आपने भी मेरी माँ की बात सुनकर धोखेबाज कहा। अच्छा यह बताओ, जब दाई ने तुम सभी को मारकर जमीन में दफन कर दिया, तब तुम लोग पौधे कैसे बन गए? महाराज, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। दाई ने हम सबको मारकर महल के बगीचे में ही दफनाना चाहती थी, परंतु कोई देख न ले इसलिए हमें मारने के लिए जंगल आई। परंतु उसी समय बहुत तेज वर्षा के साथ साथ आंधी भी चलने लगी। दाई ने हमें ऐसे ही झाड़ियों में फेंक कर चली गई और उसी समय आकाश से परियों की रानी वन भ्रमण के लिए आ रही थी। जब उन्होंने हम लोगों को देखा तो 6 भाइयों को बांस का पौधा बना दिया और मुझे चंपा का पौधा बना दिया। और उनके आशीर्वाद से आज हमें सब याद है और उनकी कृपा से हम सभी को पहचान कर उनके साथ व्यवहार करते हैं। हम मानव आवाज में बोल रहे हैं, क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? हो सकता है हमारी माँ सभी बांस में से एक पत्ते और मेरे में से एक पत्ते लेकर उसे गोलाई में रख कर परियों की रानी से बोले कि हमारे सभी बच्चों को हमें वापस कर दो, तो हम लोग असली रूप में आ जाएंगे। इतना सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने सभी बांसों से पत्ते तोड़े, चंपा के पौधे से एक पत्ता तोड़ा और उसे गोलाई में रख कर हाथ जोड़कर बोली कि परी माँ, मैं आपको पूरी जिंदगी में आपकी पूजा करूंगी, फिर भी मैं आपके उपकार का बदला नहीं चुका पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। आपने आज तक मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब हमारे आंचल में मेरे बच्चों को डाल दो। माँ परी रानी की कृपा क्या मेरे बच्चों को वापस लौटा देगी? इतना बोलते ही सभी बांस के पौधे और चंपा का फूल गायब हो जाता है। थोड़ी देर में वहां पर 5-6 वर्ष के बच्चे और एक छोटी बच्ची आ जाती है। यह सब देखकर राजा रानी सभी बच्चों को गले लगा लेते हैं और रानी राजलक्ष्मी की तो उससे हिचकी ही बंद, सिर्फ रोई जा रही थी। गांव के सभी लोग 6 रानियों को मौन होकर देख रहे थे। सभी 6 रानियां रानी बनने योग्य नहीं है। इन्होंने मेरे रानी के साथ इतना षड्यंत्र रचा है और आज बड़ी 6 रानियों का त्याग कर रहा हूँ। जब राजा ऐसे कहता है तो छोटी रानी कहती है, मैंने इतने दिन कष्ट झेले हैं, उसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। राजकुमार राजकुमारी को मारने के लिए दोषी मानते हुए 6 रानियों को फांसी की सजा सुनाता हूँ। मंत्री को जब आदेश, तब अनुरोध करने पर मृत्यु दंड न देकर आजीवन कारावास का दंड राजा सुनाते हैं। रानियों को जब आजीवन कारावास में कैद रहने के लिए राजा सुनाते हैं, तब एक और चीज़ कहते हैं कि कम खाना मिलेगा। इसके बाद सभी लोग अपने राज्य को लौट आते हैं। अब छोटी रानी और उनके बच्चों के साथ राजा बेहतर तरीके से रहने लगा। जो बुरा लोगों के साथ करता है उनके साथ भी बुरा होता है। कहानी का सारांश यही। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।